हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन बात करेंगे तापक्रम की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का व्युत्क्रमण कैसे होता है, क्यों होता है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें ये टेम्परेचर का व्युत्क्रमण होता है। यानी कि सामान्य दशा होती है, आपने देखी होगी। सामान्य दशा ये है, मैंने आपको वायुमंडल वाले टॉपिक में बताया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे धरातल से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा। ये तो है आपका टेम्परेचर के बारे में कि ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं या कुछ मौसमी घटना ऐसी होती हैं कि तापमान ऊपर जाने पर घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तापमान नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं अपन तापमान का विलोपन, तापमान की विलोमता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाइज आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, है तापक्रम की विलोमता का अर्थ क्या है। यानी तापक्रम की विलोमता किसे कहते हैं। विलोमता, देखो सामान्य स्थिति तो ये होती है, सामान्य स्थिति कि ऊपर जाने पर, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है। ये तो है सामान्य स्थिति, ठीक है। लेकिन जब तापक्रम की विलोमता हो, तापक्रम की विलोमता, इसका मतलब है कि धरातल से ऊपर जाने पर, धरातल से ऊपर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़े। ठीक है, दोनों चीज आपको समझ आई होंगी। सामान्य स्थिति है और एक तापक्रम की विलोमता की स्थिति है। यानी सामान्य स्थिति तो ये है कि हम जैसे जैसे धरातल से ऊपर वायुमंडल में जाएंगे तो तापमान कम होता है। लेकिन व्युत्क्रम जब होगा तो तापमान ऊपर जाने पर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो तापक्रम की विलोमता का अर्थ आपको समझ आया होगा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटना, ये तो सामान्य स्थिति है आपकी, घटेगा तो, और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना, ये है आपका तापक्रम की विलोमता। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है भूतलीय ताप व्युत्क्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। सेम चीज है वही, भूतलीय ताप व्युत्क्रम, यानी कि हम धरातल से ऊपर की ओर यदि जाएंगे तो तापमान घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, तापीय व्युत्क्रम। तापीय व्युत्क्रम, ठीक है, या तापक्रम की विलोमता कह सकते हैं। या इन्वर्जन और टेम्परेचर एक ही बात है। ठीक है, आपको समझ आया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जब बढ़ता है तो उसे कहते हैं भूतलीय ताप व्युत्क्रम। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। छोटा टॉपिक है और हमें बस दो चार चीज़ इसमें याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 2 का है ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है। उपयुक्त दशा
नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, यानी कि तापक्रम विलोमता कब होती है, उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं या कुछ दशाएं अलग से बनती हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन में। तापक्रम प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है, देखना है। ठीक है, पहला है शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश। देखो, शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश होगा तो ही तापक्रम का व्युत्क्रमण होगा, क्योंकि देखो कि जैसे जैसे मैं दो प्रकार की आपको तरंगें बताई थी, पार्थिव तरंगें और लघु तरंगें। लघु तरंगें और दीर्घ तरंगें होती हैं। लघु तरंग हमको सीधी सूर्य से प्राप्त होती हैं, और दीर्घ तरंगों की यदि बात करें तो दीर्घ तरंग हमें पृथ्वी अपने अंदर से विसर्जित करती है, यानी कि पूरे दिन तापमान ग्रहण किया पृथ्वी ने, और जैसे ही शाम हुई तापमान आना सूर्य से बंद हुआ और पृथ्वी उसको वापस निकालना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उनको कहते हैं पार्थिव विकिरणें। तो शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश होना चाहिए। यदि आकाश में बादल छाए हुए हैं तो पृथ्वी की जो ऊर्जा उत्सर्जन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहाँ पे बादल छाए हुए हैं। बादल यदि छाए हुए हैं तो सूर्य अपनी तरंगों को या ऊष्मीय तरंगों को नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएंगी। और यदि बात करें जब बादल नहीं है तो उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है ये। ठीक है। अगला देखते हैं, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना। धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होने से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धरातल से प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होगा तो भी इसमें पृथ्वी की जो उत्सर्जन क्रिया है पार्थिव विकिरणों की, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, जब आकाश साफ हो तथा प्रतिचक्रवातीय दशाएं हों। आकाश साफ हो और प्रतिचक्रवातीय दशाएं हों, तो ये नहीं होगा प्रतिचक्रवातीय दशा, क्योंकि आकाश से और मौसम शांत होना चाहिए, शांत मौसम होना चाहिए। यदि शांत मौसम नहीं है तो पृथ्वी द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होगा। अगला है, जब धरातल बर्फ एवं हिम से ढका हो। बर्फ हिम से ढका हो तो भी उसमें कोई संबंधित नहीं। अगर हिम से ढका होगा तो सूर्य की किरणों का परावर्तन ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था, जिसको हम एल्बिडो कह रहे थे, स्वीति कह रहे थे या धवलता कह रहे थे। यदि बर्फ और हिम का है तो पृथ्वी सूर्य की किरणों को ग्रहण ही नहीं करेगी, क्योंकि सर्वाधिक धवलता होती है करीब 70 से 80% जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता है बर्फ एवं हिम के द्वारा। तो ये पृथ्वी जहाँ पे बर्फ और हिम जमी हुई है वो धरातल ज़्यादा सूर्य की किरणें ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्फ और हिम जो होती है वो प्रकाश की तरंगों को ज़्यादा परावर्तित करती है, उसकी धवलता सबसे ज़्यादा होती है, एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए धरातल के पास गर्मी है ही नहीं तो उत्सर्जन कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये भी इसका कोई कारण, इसका मतलब इससे संबंधित दशा नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर सी होगा, क्योंकि जब आकाश साफ होता तब प्रतिचक्रवाती दशाएं हो तो तापमान का प्रतिलोमन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी। महासागरों में ताप प्रवणता परत यानी थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अवलक्षण क्या है? देखो, महासागरों में ये थर्मोक्लाइन लेयर होती है, यानी सतह है, यानी महासागरों के जल की जो ऊपरी सतह है उस सतह से हम 500 मीटर यदि नीचे जाएंगे, समुद्री सतह से 500 मीटर नीचे एक ऐसी परत होती है, नीचे स्थित परत, जिसमें तापमान तीव्र गति से कम होता है। यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहा है महासागरीय जल की, यानी समुद्री सतह पर हम समुद्र वाले टॉपिक में यानी कि महासागरीय विज्ञान में जब बात करेंगे तो महासागर की 3 स्थितियों के बारे में अपन बात करेंगे, उसके तापमान के बारे में, ठीक है, उसके लवणता के बारे में और उसकी जो उसमें स्थलाकृतियाँ बनी हुई है उनके बारे में। तो यहाँ पे बात कर रहा है ताप प्रवणता परत की। तो महासागरीय सतह से हम जैसे 500 मीटर नीचे जाएंगे महासागर में तो वहाँ पे एक ऐसी लेयर मिलती है, ऐसी परत मिलती है, उसके बाद तापमान तीव्र गति से कम होता है।
ठीक है, उसके ऊपर तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन उस थर्मोक्लाइन लेयर के बाद तापमान तीव्र गति से कम होगा, उसको कहते हैं अपन थर्मोक्लाइन लेयर। अब देखते हैं आपके ऑप्शन में, यह जल की सबसे ऊष्म परत होती है जिसके बाद तापमान सभी गहराइयों पर लगभग समान होता है। समान नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके बाद हम जैसे जैसे धरातल की ओर जाएंगे, यानी कि उसके गर्त में जाएंगे समुद्र के में, तो तापमान तीव्र गति से कम होगा। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन बी है। इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ता नहीं, क्या होता है, कम होता है। ये भी आपका गलत है। इस परत में तापमान कम होता है पर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ये भी गलत है, बढ़ता नहीं, क्या होता है, कम होता है। इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीव्र गति से कम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि ताप प्रवणता परत क्या है, उसका मुख्य अभिलक्षण क्या है या उसका लक्षण क्या है कि इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। ठीक है, तापमान तेजी से गिरता है, तो वो कहलाएगी आपकी थर्मोक्लाइन। इसी तरह एक होती है हेलोक्लाइन, वहाँ पे लवणता तीव्र गति से कम होती है, वो आगे बात करेंगे हम, समुद्री जो महासागरीय विज्ञान पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है संघनन का रूप नहीं है, प्रेसिपिटेशन। देखो संघनन क्या होता है जब वायु, जो वायु होती है वायुमंडल में, वो कुछ नमी धारण किए हुए होती है। ठीक है, नमी धारण किए होती है, उसे कहते हैं अपन आर्द्रता। यानी कोई वायु आर्द्रता धारण करती है और वो जब संतृप्त हो जाती है, यानी कि एक ऐसा तापमान होता है, उसका मतलब देखो संतृप्त, पहले बात करते हैं संतृप्त वायु के बारे में। देखो संतृप्त वायु वो होती है, उसकी जल धारण क्षमता, यानी कि जल वाष्प धारण क्षमता, जल वाष्प धारण क्षमता और उसमें उपस्थित आर्द्रता समान हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई हवा है, ठीक है, उस हवा की जल धारण जो क्षमता है, उस क्षमता के समान यदि उसमें जलवाष्प हो जाती है तो वो कहलाता है ओसांक बिंदु, और उसके बाद ही प्रारंभ होता है संघनन, उसे कहते हैं ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु यानी जब हवा ओसांक बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसके बाद प्रारंभ होता है संघनन। और संघनन जैसे किसे कहते हैं, जैसे जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना कहलाता है आपका संघनन। जल वाष्प का जल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। ये तो है संघनन, और ये हमने बात की थी किसके बारे में, संतृप्त वायु के बारे में। उसके बाद प्रारंभ होता है संघनन। अब देखते हैं इसके रूप कौन कौन से नहीं है। देखो ओस इसका रूप है संघनन का, पाला इसका रूप है संघनन का, कोहरा इसका रूप है, फॉग जो होता है, ठीक है, ये सब इसके रूप हैं। ओला अपन पढ़ते हैं, वो भी इसका रूप है, वर्षा भी इसका रूप है, ये सब किसके रूप है, संघनन के रूप है। लेकिन जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, ये संघनन का रूप नहीं है। गुप्त ऊष्मा किस में मिलती है आपको पता होगा, जब हम जलवाष्प के बारे में पढ़ते हैं, तो जब धरातल पर जल होता है, जल से जब वाष्प बनती है तो उसमें कुछ गुप्त ऊष्मा जाती है। ठीक है, जलवाष्प में कुछ गुप्त ऊष्मा जाती है, और जब ये संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये गुप्त ऊष्मा वहाँ पे उसके द्वारा छोड़ दी जाती है जलवाष्प के द्वारा। तो ये होती है आपकी गुप्त ऊष्मा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त ऊष्मा, जो कि एक संघनन का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 4 मिलीग्राम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता 50% है। यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता 6 मिलीग्राम हो जाए तो सापेक्ष आर्द्रता होगी। देखो कि वायु में निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, 4 मिलीग्राम, तो सापेक्ष आर्द्रता है उसकी 50। ठीक है,
जब सापेक्षिक आर्द्रता 50 है और सापेक्षिक आर्द्रता ठीक है 50 सापेक्षिक आर्द्रता है और इसकी निरपेक्ष आर्द्रता क्या है 4 है निरपेक्ष आर्द्रता 4 मिलीग्राम ये है प्रतिशत 50% और 4 मिलीग्राम क्या है इसकी निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है अब बोल रहा है निरपेक्ष आर्द्रता 6 मिलीग्राम हो जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाए 6 मिलीग्राम निरपेक्ष आर्द्रता तो सापेक्षिक आर्द्रता होगी तो ये क्वेश्चन मार्क और सापेक्षिक आर्द्रता। ये गणितीय विधि से अपन सीधा निकाल सकते हैं कि जब 50% है 4 मिलीग्राम पर ठीक है तो 2 मिलीग्राम पर कितनी होगी ये 2 मिलीग्राम पर होगी 25 और कितना बढ़ रहा है इसमें 4 और 2 6 बढ़ रहा है तो 2 मिलीग्राम यहाँ बढ़ गए तो यहाँ पे ये इसमें 50% में ये इसकी आर्द्रता भी बढ़ जाएगी तो इसमें इसका कितना हो जाएगा देखो 4 की निरपेक्ष आर्द्रता 50% है तो 6 की कितनी होगी यानी कि 2 की अपन निकाल सकते हैं 2 की निरपेक्ष आर्द्रता 25 आ जाएगी तो यहाँ पे हमको 2 ही बढ़ाना है जब 6 है निरपेक्ष आर्द्रता तो इसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाएगी 75 क्योंकि 50 में कितना बढ़ा 25 50 में कितना बढ़ा 50 प्लस 25 हो जाएगा तो निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगी 75। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। ठीक है ये हम आगे भी बात करेंगे आर्द्रता वाले टॉपिक में निरपेक्ष आर्द्रता क्या है सापेक्ष आर्द्रता क्या है विशिष्ट आर्द्रता क्या है। ठीक है आर्द्रता के 3 रूप हैं इनके बारे में हम डिटेल से आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को कहा जाता है। ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को यानी कि जब ऊंचाई बढ़ती है और तापमान भी बढ़ रहा है उसे अपन क्या कहते हैं इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। क्या कहते हैं तापक्रम की विलोमता। ठीक है तापीय व्युत्क्रमण जब धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे यानी ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान भी बढ़ रहा हो तो वो कहलाती है देखो लेप्स दर रुद्धोष्म लेप्स दर तापमान का पलटना यह है तापमान का पलटना और जब ऊपर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो रहा है वो कहलाएगी सामान्य दर। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री को खाली जगह तो कोहरा बनता है। जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री खाली जगह हो तो कोहरा बनता है यानी कि अब देखो इसमें ऑप्शन में देखते हैं जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री ओस बिंदु के ऊपर हो ओस बिंदु के ऊपर हो तो कोहरा बनता है। वाष्प सामग्री स्थिर हो तो कोहरा बनता है। वाष्प सामग्री असंतृप्त होते हैं तो कोहरा बनता है। देखो असंतृप्त से तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने अभी आपको संतृप्त वायु के बारे में बताया कि जब तक वायु संतृप्त नहीं होगी तो संघनन नहीं होगा और कोहरा किसका रूप है संघनन का तो ये तो होगा ही नहीं नियमित रूप से बदलते नहीं है ये। अब देखते हैं इसमें ओस बिंदु के ऊपर है तो कोहरा बनेगा ओस बिंदु पर पहुंचते ही कोहरा बनेगा तो ये भी नहीं है यानी कि स्थिर जब होगा जब हवा का दबाव और जल वाष्प सामग्री स्थिर होंगी यानी कि सेम स्थिति पर सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो कोहरे का निर्माण होगा। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात गर्म या ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। यानी कि गर्म हवा ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है यानी कि क्षैतिज संचलन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है हवा का क्षैतिज गर्म हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज संचलन हो रहा है। मैंने आपको देखो बताया है संवहन अभिवहन और चालन के बारे में मैंने आपको बताया था। संवहन अभिवहन और चालन इनके बारे में अपन ने लास्ट में वायुमंडल तब जब पढ़ा था तो अपने बात की थी कि संवहन क्या होता है कि हवा का धरातल से ऊर्ध्वाधर संचलन यानी हवा ऊर्ध्वाधर रूप से यदि चल रही है ऊर्ध्वाधर
हवा का ऊर्ध्वाधर संचलन कहलाता है क्या? संवहन। अभिवहन की बात करें तो हवा का क्षैतिज संचलन, हवा का क्षैतिज संचलन। और चालन की यदि बात करें तो ये संपर्क से तापमान का संचलन होता है, संपर्क से तापमान का संचलन। यानी कि गर्म हवा जब गर्म हवा ठंडे स्थान पे जाएगी, यानी कि धरातल ठंडा है वहाँ पे जाएगी तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही ठंडी हवा यदि गर्म धरातल पे जाएगी तो धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। ये तो कहलाता है आपका चालन। और हवा का ऊर्ध्वाधर संचलन कहलाता है आपका संवहन, और हवा का क्षैतिज संचलन कहलाता है अभिवहन। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा इसको क्षैतिज बात कर रहा है। क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है तो उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज रूप से हम क्या कहते हैं? अभिवहन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है? कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है यानी कि छोड़ती है? मैंने भी आपको बताया, गुप्त ऊष्मा के बारे में अपन ने बात की थी कि जब जलवाष्प बनती है, जब जलवाष्प बनती है तो उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें कुछ ऊष्मा होती है, उसे अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो वह ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा ग्रहण करती है। इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जलवाष्प बनेगी वहाँ पे अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पे ठंडा मौसम होगा, क्योंकि जलवाष्प जब बनती है तो वो कुछ ऊष्मा अपने अपने अंदर ग्रहण करती है, धारण करती है, उसी को अपन कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और जब ये जलवाष्प आकाश में जाके, वायुमंडल में जाके बादलों में परिवर्तित होती है, बादल बन गए, बादल के बाद जब संघनन होता है, बादल के बाद संघनन यानी कि वर्षा, कोयरा, जो ओले वोले इत्यादि जो होते हैं, वो जब संघनन होता है तो वो गुप्त ऊष्मा को छोड़ती है। ठीक है, तो किसके द्वारा, किस विधि द्वारा ऊष्मा उन्मुक्त की जाती है? तो वो है आपका संघनन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सघन कोहरे का प्रमुख कारण है, यानी कि सघन कोहरा, घना कोहरा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता, ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता, धरातलीय सतह वाले तापमान की विलोमता, चक्रवातीय तापमान की विलोमता, ऊपरी वायु में तापमान की विलोमता। देखो, ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता की अगर बात करें तो जैसे हम ऊपर, वही बात कर रहा है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कैसा होगा? तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। देखो कोहरा कब पड़ता है, कोहरा कब पड़ता है? जैसे ये है आपका धरातल, ये है आपका धरातल, और इस धरातल के ऊपर ये है आपकी वायु की एक परत, और ये है वायु की दूसरी परत। ठीक है, जब देखो दो अलग अलग प्रकृति की वायु, दो अलग अलग प्रकृति की वायु, जैसे ये है आपकी ठंडी वायु और ये आपकी गर्म वायु। देखो नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु है, और जब यहाँ पे यदि इन दोनों में संघनन होगा, ठंडी वायु और गर्म वायु में, तो कोहरे का निर्माण होगा। ठीक है, तो नीचे ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु है, तो नीचे से जाने पर ऊपर तापमान बढ़ेगा, यानी कि ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता होगी। तो यही है सघन कोहरे का प्रमुख कारण। ऊर्ध्वगामी तापमान की विलोमता ही क्या है? सघन कोहरे का प्रमुख कारण है कोहरे का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है
किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को कहते हैं। मैंने अभी आपसे बात की थी किसकी, आर्द्रता की। आर्द्रता, आर्द्रता देखो आर्द्रता 3 प्रकार की बताई थी। पहला है सापेक्ष, पहला निरपेक्ष आर्द्रता, एक निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता, और तीसरी है विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, 3 प्रकार की आर्द्रताओं के बारे में अपन ने बात की। देखो अब इनमें से कौन सा है ये देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा। देखो मतलब उसकी क्षमता और उसमें मौजूद आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसको अपन घन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, घन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि उसकी किसी हवा की आर्द्रता धारण क्षमता कितनी है और उसमें फिलहाल उपलब्ध आर्द्रता कितनी है, उसको सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी कि उसकी नमी धारण क्षमता के सापेक्ष, नमी धारण क्षमता के सापेक्ष उसमें कितनी आर्द्रता है, ये तो कहलाएगी सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें, निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है, ये बाहर के अनुपात में होती है निरपेक्ष आर्द्रता, यानी कि उसकी नमी धारण क्षमता के सापेक्ष। नमी धारण यानी कि कोई वायु का एक पार्ट है, उसमें कितनी प्रतिशत आर्द्रता है, इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यानी कि कोई वायु है, इस वायु में इतने प्रतिशत आर्द्रता है, ये तो होगी निरपेक्ष आर्द्रता। और किसी वायु में इतनी धारण क्षमता है और इतनी इसमें आर्द्रता उपलब्ध है, उसे कहेंगे अपन सापेक्ष आर्द्रता। और विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है उसके वजन के हिसाब से, यानी आयतन के हिसाब से, उसके आयतन के हिसाब से उसमें कितनी आर्द्रता है, उससे कहेंगे अपन विशिष्ट आर्द्रता। 3 प्रकार की आर्द्रताएं हैं, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। एक बार दोबारा से देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता तो वो है कि किसी फिक्स हमने वायु ली, उस वायु में कितना प्रतिशत आर्द्रता है, यानी कि 10%, 20%, 30%। ठीक है, यदि उसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता, किसी वायु की आर्द्रता धारण क्षमता और उसके सापेक्ष उसमें कितनी आर्द्रता उपलब्ध है, यानी कि उस क्षमता के हिसाब से कितनी है, ये कहलाएगी सापेक्ष आर्द्रता। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, तीसरी इसमें है उसके आयतन के हिसाब से, उसमें कितनी आर्द्रता है, ये कहलाती है विशिष्ट आर्द्रता। तो अपन बात करते किसकी बात पूछा है इसने, कि किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं अपन, सापेक्ष आर्द्रता। यानी कि उसकी नमी धारण क्षमता तो इतनी है और उसमें उपलब्धता इतनी है, वो कहलाती है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है, जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो वायु में स्थायित्व विकसित होता है, वायु राशि में ताप व्युत्क्रमण हो जाता है, वर्षण कम हो जाता है और वायु अस्थिर हो जाती है और वर्षण होता है। जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आती है तो देखो क्या होता है, स्थायित्व विकसित होता है, वायु राशि में ताप व्युत्क्रमण। ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आ गई तो वायु अस्थिर हो जाती है। ठंडी वायु राशि गर्म धरातल पर आएगी तो वो वहाँ पे जो गर्म वायु है उसको ऊपर उठाएगी। ठीक है, तो वायु में अस्थिरता हो जाएगी और ऊपर उठाएगी तो उसमें वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन, संघनन प्रारंभ हो जाएगा और कोहरे का निर्माण होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, तापमान की संपर्कीय विलोमता उत्पन्न होती है, तापमान की संपर्कीय विलोमता उत्पन्न होती है पवन की तीव्र गति से, पवन की गति तीव्र हो तब, विकिरण की गति मंद हो तब, वायु शांत हो तब और ओजोन परत में संघनन हो। देखो संपर्कीय विलोमता कब होती है, संपर्कीय विलोमता
कब होती है? पवन की गति तीव्र हो तब होती है, विकिरण की गति मंद हो तब होती है, वायु शांत हो तब होती है। तो देखो मैंने आपको तापीय व्युत्क्रमण की कुछ अवस्थाएं बताई थी, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी अवस्थाओं में तापीय व्युत्क्रमण होता है। तो यदि वायु शांत है, वायु शांत है तो होगा आपका विलोमता, यानी संपर्क की विलोमता होगी तब। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ताप व्युत्क्रमण के लिए उपयुक्त तो नहीं है? शायद ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ताप व्युत्क्रमण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए, ठीक है, और आकाश मेघों से मुक्त होना चाहिए, साफ आकाश होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए। देखो शीतकालीन लंबी रातें हैं, उपयुक्त है, उपयुक्त तुम पूछा है, ठीक है। विक्षुब्ध पवन का होना, यानी कि पवन शांत नहीं हो। मेघाच्छादित आकाश का होना, यदि आकाश मेघाच्छादित होगा तो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उसकी जो पार्थिव तरंगें हैं वो बाहर वातावरण में नहीं जा पाएंगी, तो ये भी नहीं है। आर्द्र वायु का होना, ये भी नहीं है। शुष्क वायु यानी शुष्क वातावरण होना चाहिए, आर्द्र नहीं, कैसा होना चाहिए? वातावरण शुष्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शीतकालीन लंबी रातें। देखो एक बार बता देता हूँ, शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए तो तापीय व्युत्क्रमण होगा, वायु शांत होनी चाहिए तो वायु तापमान का व्युत्क्रमण होगा, और शुष्क दशाएं होनी चाहिए, वातावरण में शुष्क दशाएं होनी चाहिए तो तापमान का व्युत्क्रमण होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, ताप विपर्य इंगित करता है। ताप विपर्य से संबंधित कई क्वेश्चनों में मैंने आप बता चुका हूं कि ताप विपर्य क्या होता है, यानी तापमान की विलोमता, ठीक है। तापमान की विलोमता ही क्या कहलाती है? ताप विपर्य। सामान्य स्थिति तो ये होती है, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होता है, ठीक है। धरातल से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी? कमी आएगी, ये तो है आपकी सामान्य स्थिति। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तापमान ऊपर जाने पर कम नहीं हो, क्या होता है? बढ़ता है, तो वो कहलाती है तापमान विपर्य या तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास यानी कम, तो ये नहीं होगा। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ये होगा। ऊंचाई के साथ तापमान में यदि वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार की दशा है? तापीय विपर्य की दशा है, तापीय प्रतिलोमन की दशा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है। आइसोथर्म, आइसोथर्म देखो ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाएं जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? आइसोथर्म, ठीक है। अब देखते हैं आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है। कौन सी जगहों को जोड़ती है? जहाँ पे समान तापमान है। और ऑप्शन में क्या दिया हो? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मिलाती हैं, वो कहलाती हैं आइसोबार। सूर्य ताप और तापमान, तापमान वाली हैं ये आइसोबार, यानी कि समान तापमान वाले क्षेत्रों या स्थानों को मिलाएंगी वो कहलाती हैं आइसोथर्म रेखाएं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी, राइट आंसर। अगला है, तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारण होता है? तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारण होता है? देखो एडियाबेटिक बदलाव वो होता है कि जब कोई वायु ना तो बाहर से तापमान ग्रहण करे और ना ही तापमान का त्याग करे, फिर भी उसके तापमान में
परिवर्तन हो जाए, वो कहलाता है एडियाबैटिक बदलाव। यानी कि कोई हवा है वो ना तो बाह्य वातावरण से तापमान ग्रहण करे और ना ही वह उसको तापमान छोड़े या त्यागे, फिर भी उसके तापमान में यदि परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाता है एडियाबैटिक परिवर्तन। देखो वो क्यों होता है, वो हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण होता है। देखो संवहनीय तरंगें जो चलती हैं, संवहनीय हवाएं धरातल से ऊपर, धरातल पे कोई पवन है, वो धरातल पे है तो गर्म होगी और फैलेगी, उसके आयतन में वृद्धि होगी, हल्की होगी, वो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ठीक है। नीचे तापमान ज्यादा है, ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी होती जाएगी। और जो भारी वायु है, ठीक है, भारी वायु या ठंडी वायु है वो नीचे बैठेगी, ठंडी वायु भारी होगी तो वो नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी उसके तापमान में क्या होगा, कमी होगी। देखो ठंडी वायु नीचे बैठ रही है तो वायु में उसके क्या बना वजन में वृद्धि होगी और तापमान में वृद्धि होगी, और ऊपर जाएगी तो तापमान में कमी होगी और भार में भी कमी होगी, तो वो कहलाता है एडियाबैटिक परिवर्तन। तो वो है ऑप्शन डी आपका, कि हवा में सिकुड़न और फैलाव के कारण यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाता है एडियाबैटिक बदलाव। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव हैं। शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रदूषण प्रदूषण के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, मौसम सुहावना होता है, ये नहीं है। अगला है, असामान्य रूप से पवन चलती है, ये भी नहीं है। सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, तापमान अधिक है तो वहाँ पे वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वायु पवन स्थिर रहेगी, और प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है। तो ऑप्शन ए और डी इसके सही हैं। ए और डी ऑप्शन क्या है आपका, सी। शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों के जमाव सर्वाधिक होता है और वहाँ पे भारी धुंध होती है। आप यदि दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वहाँ पे धुंध पूरे साल भर धुंध जमी रहती है। ऐसे ही अगला है, असामान्य रूप से पवन स्थिर रहती है, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा है, वायु दाब क्या है, कम, तो पवन कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन सी, ए और डी में ऑप्शन सी दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है, तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ पाया जाता है या पाई जाती। सामान्य अवनत दर क्या है। देखो मैंने दो स्थिति बताई है, सामान्य स्थिति और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति। सामान्य स्थिति तो वो होती है धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में क्या होगी, कमी, ये तो है सामान्य स्थिति, और ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है, ये है आपकी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है क्षोभ मंडल में, ठीक है। अब देखते हैं क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर हो गया ये आपका, और ये स्ट्रेटोपोज और ये मेसोपोज। देखो समताप मंडल है और ये है आपकी समताप सीमा, ठीक है, और ये है आपका मध्य सीमा। मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है या ऊपरी सीमा है उसे कहते हैं अपन मध्य सीमा, ट्रोपोपोज। ये है आपकी समताप सीमा, सॉरी क्षोभ सीमा, समताप सीमा नहीं, वो है स्ट्रेटोपोज और ये है ट्रोपोपोज, इसे कहते हैं अपन क्षोभ सीमा। तो ये स्थिति कहाँ तक पाई जाती है, क्षोभ सीमा तक पाई जाती है। तापमान का अवनत जो दर है जो वो क्षोभ मंडल में घटित होती है वो कहलाती है उसकी सामान्य दर, और उस वो ट्रोपोपोज यानी कि क्षोभ सीमा की ऊपरी परत तक ये स्थिति होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, अगला है, निम्न में से कौन एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। देखो अपन तीन प्रकार के तापीय प्रतिलोमन पढ़ते हैं, अभिवहनीय तापीय प्रतिलोमन, यांत्रिक और अप्रवाही। अभिवहनीय तापीय प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन और अप्रवाही प्रतिलोमन, तीन प्रकार हैं। देखो अभिवहनीय, तापीय प्रतिलोमन, दूसरा है यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन, और तीसरा है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो कालिक प्रतिलोमन इनका प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है, संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है, ठीक है।
देखो सामान्य ह्रास दर के बारे में अपन ने बात कर ली। सामान्य ह्रास दर क्या है कि ऊपर जाने पर तापमान कम हो रहा है, ये सामान्य ह्रास दर है। शुष्क ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है? देखो शुष्क रुद्धोष्म तापमान की यदि बात करें, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, ठीक है, वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठने पर वो ठंडी होती जाती है, ठंडी होती जाती है, वो कहलाता है शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है। और दूसरा है आर्द्र उष्ण। जब ये शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की स्थिति होती है उसके बाद संघनन हो जाता है, यानी कि आर्द्रता इतनी हो जाती है कि वो वायु संतृप्त हो जाती है। और जब वायु संतृप्त हो गई तो संघनन हो गया, बरसात हो गई, वो उसमें थोड़ा तापमान बढ़ गया। उसके बाद यदि वायु ऊपर उठती है तो वो कहलाता है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन यानी कि संघनन के बाद की जो स्थिति है वो कहलाती है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। उष्मांक को मैंने आपको बताया ही कि जब संघनन की स्थिति होती है, संघनन की स्थिति एक ऐसा ताप बिंदु होता है जहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता और उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता समान हो जाती है, उस बिंदु को कहते हैं अपन उष्मांक बिंदु, और यहाँ पे संघनन प्रारंभ हो जाता है। तो गुप्त ऊष्मा के मिलने के बाद ऊपर उठती है, उड़ती हुई वायु जब तापमान में हुई कमी होती है वो कहलाती है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। देखो ये तो होता है प्रति 1 किलोमीटर पर। इसकी दर की यदि बात करें, शुष्क रुद्धोष्म की दर क्या होती है? प्रति 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी क्या होती है? प्रति 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दोनों इसकी शुष्क रुद्धोष्म की और आर्द्र रुद्धोष्म की दर होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है महासागर में ताप प्रवणता परत का मुख्य लक्षण क्या है? महासागरों की ताप प्रवणता परत के बारे में अपन ने अभी अपने बात की थी कि महासागर की तली में यदि हम 500 मीटर अंदर की तरफ जाएंगे धरातल समुद्री जल की सतह से, तो वहाँ पे तापमान में तीव्र कमी होगी। तो वो है आपकी थर्मोक्लाइन, अपन ने उसके बारे में बोला था, थर्मोक्लाइन परत थी वो। अब इसका मुख्य अभिलक्षण क्या है हमको ये देखना है। यह जल की सबसे उष्ण परत होती है जिसमें तापमान सभी गहराइयों पर लगभग एक समान होता है। एक समान नहीं होता है, क्या होती है उसमें? कमी होती है। अगला है इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता नहीं, क्या होता है? कम होता है। अगला है इस परत में तापमान कम होता है पर गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, क्या होता है? कम होता है। अगला है इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है तथ्य यानी ताप व्युत्क्रम है ये। ठीक है, ताप ताप व्युत्क्रम शीत ऋतु में मेघाच्छादित रात्रि में होता है। ताप व्युत्क्रम शीत ऋतु में मेघाच्छादित रात्रि में होता है। तो मैंने आपको बताया है जो तापीय व्युत्क्रमण की कुछ स्थितियां बताई थी, तो वह मेघाच्छादित नहीं थी, कैसी थी? साफ आकाश। कैसा था? साफ आकाश। अगला है मेघ पार्थिव विकिरण के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विस्तृत होने से रोकते हैं। ये बात सही है। ठीक है, ऊपर जाने से रोकते हैं। अब देखो ताप व्युत्क्रम शीत ऋतु में मेघाच्छादित रात्रि में होता है, मेघाच्छादित रात्रि नहीं होती, तो पहला गलत है इसमें और दूसरा सही है, यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान की ऋणात्मक पतन दर का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। ठीक है, सही है ये, क्योंकि सामान्य स्थिति में क्या होता है? तापमान में कमी होती है ऊपर जाने पर और तापीय व्युत्क्रमण में तापमान में वृद्धि होती है, तो इसका कथन ये सही है। दूसरा है दीर्घ शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का अधिक क्षय। दीर्घ शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण यानी कि लंबी रात होती है। जैसे सर्दियों की अपन बात करें तो दिन छोटा होता है, तो सूर्य की किरणों को यानी कि ग्रहण करती है पृथ्वी कम टाइम। ठीक है, यानी कि दिन है 8 घंटे का, मान के चल रहे हैं दिन है 8 घंटे का, तो सूर्य की किरण 8 घंटे मिली पृथ्वी को, लेकिन
टोटल 24 घंटे होते हैं, और 24 में से 8 गए तो कितने बचे? 16। और 16 घंटे की आप रात समझ सकते हैं। यदि 16 घंटे की रात है, सूर्य जब छिप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद पृथ्वी अपना पार्थिव विकिरण उत्सर्जन प्रारंभ करती है। यानी कि 8 घंटे ग्रहण किया, लेकिन उत्सर्जन कितना किया? 16 घंटे। तो ज़्यादा पार्थिव विकिरण होता है किसमें? शीतकालीन रात्रि में। तो ये भी इसकी सही बात है। तो तापमान की ऋणात्मक पतन दर का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान वृद्धि, बिल्कुल सही। दीर्घ शीतकालीन रात्रि में पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का अधिक्षय होता है, बिल्कुल सही। दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है ये, ठीक है। दोनों सही, व्याख्या नहीं है, ध्यान रखना। सही व्याख्या भी करता है, लेकिन ये व्याख्या, एक सेकंड, इस ऑप्शन में नहीं है ये। उपरोक्त दोनों सत्य हैं, ये कर लेते हैं बन। ऑप्शन डी में है उपरोक्त दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी इन्वर्जन और टेम्परेचर यानी कि तापमान के व्युत्क्रमण की क्लास, जो कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और डीएसएसपी पीजीटी, एनवीएस केवीएस पीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी में आपको उपयोगी होगी। तो आपको क्लासें यदि उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।